नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम लीगल पॉइंट में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज लीगल पॉइंट का मुद्दा है साइबर क्राइम। ये शब्द उन लोगों के लिए काफी जाना पहचाना है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से तकनीक की उन्नति हुई, उसी तरह से इंटरनेट पर हमारी निर्भरता भी बढ़ी। आज इंटरनेट के इस दौर में आपको बता दें, क्राइम का लगातार ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है और विश्व के हर कोने तक मोबाइल की वजह से, सिस्टम की वजह से हमारी पहचान मुमकिन हो सकी है। लेकिन इसके लाभ के साथ ही इससे जुड़े हुए अपराध में भी बढ़ोतरी हो रही है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम लीगल पॉइंट की। सरकार देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही यहां साइबर क्राइम का मामला दुनिया में सबसे ज्यादा है और तेजी से बढ़ता भी जा रहा है। यानी कि सरकार के सामने उसके डिजिटल सपने को साकार करने के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं साइबर क्राइम पर, फिर जुड़ेंगे आपके साथ और लेंगे आपके सवालों का जवाब हमारे आज के मेहमान से। भारत में साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती तो है ही, ये चिंता और चिंतन का सबब भी है। और ये सब एक आंकड़े के खुलासे से सामने आया है। ये खुलासा लंदन की ब्रिंगटन यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने किया है। इनके मुताबिक भारत में साइबर अपराध ने तेजी से पैर पसारे हैं और देश में चलने वाले कॉल सेंटर इस धोखाधड़ी के स्रोत हैं। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि आर्थिक मंदी कंप्यूटर शिक्षित अपराधियों को इलेक्ट्रॉनिक घोटालों की ओर ले जा रही है। अनुसंधानकर्ताओं ने इसे क्राइम ऑनलाइन, साइबर क्राइम एंड इलीगल इनोवेशन शीर्षक दिया है। इसमें कहा गया है कि भारत, चीन, रूस और ब्राजील में साइबर अपराध विशेष चिंता की बात है। बीते दिनों भारत के एक आईटी विश्लेषक कंपनी ने भी खुलासा किया था कि देश का 61% कारोबार साइबर हमले से बुरी तरह प्रभावित है, जिसकी वजह से भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने वाले वेब पोर्टल का आगाज किया, जिससे अब किसी का भी मोबाइल फोन चोरी हो जाए या खो जाए तो उसे ट्रैक करने के लिए उसकी जानकारी पुलिस के साथ शेयर की जा सकती है। Therefore, the mobile has to be safe and secure. That must be our national priority. I would like to compliment my department today that this registry is a very powerful instrument to achieve that objective. Where you can trace a lost mobile without impacting others. दरअसल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में साइबर अपराध बीते 2 वर्ष में 2 गुना हो चुका है। साल 2015 में साइबर अपराध के 11,592 मामले सामने आए थे, जबकि साल 2017 में ये संख्या 21,796 पहुंच गई। इनमें बड़ी संख्या संस्थाओं और संगठनों में हुए साइबर अटैक्स, वेबसाइट हैकिंग और अवैध लेन-देन के हैं। वहीं सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 वित्त वर्ष में बैंकों से जुड़े साइबर अपराध के 43,204 मामले सामने आए हैं, जिसमें अपराधियों ने 232 करोड़ 32 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल साइबर अपराधियों के निशाने पर सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड रहते हैं और अगर साइबर अपराध पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो साइबर हमलावर न्यूक्लियर प्लांट, रेलवे, परिवहन और अस्पतालों जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर हमला कर सकते हैं, जिससे कई गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और सारे काम ठप हो सकते हैं। यानी कि साइबर क्राइम से सुरक्षा का एक ही मंत्र है और वो है तकनीकी तौर पर सक्षमता और उससे भी ज्यादा सावधानी और सतर्कता। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको समझाने की कोशिश की, जहां एक तरफ मोबाइल इंटरनेट सिस्टम्स के जरिए हम विश्व भर में अपनी पहुंच को बहुत ही मुमकिन और आसान कर पाए हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट और दूसरा नेगेटिव पहलू ये है कि आज साइबर क्राइम किस कदर बढ़ता जा रहा है, जिसमें आज की जो चर्चा है हमारे ब्रिंगटन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसने अध्ययन किया और ये पाया कि भारत, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इन तमाम देशों के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ आगे चल रहा है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम का खतरा है और बढ़ता ही जा रहा है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए लीगल पॉइंट में हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट अमित मल्होत्रा जी। अमित मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी अमित मल्होत्रा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है भारत में, इसका खतरा बढ़ रहा है, अगर लेमैन लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में समझें कि साइबर क्राइम है क्या, तो वो आपसे समझना चाहेंगे, दर्शकों को आप समझाएं।
मैं समझाना चाहूँगा, जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो कि कंप्यूटर के द्वारा जब किसी भी अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करके किया जाता है। आजकल प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सब इंटरनेट से सभी ऑनलाइन अटैच हैं, सब हम लोग दिन रात इंटरनेट का यूज़ करते हैं। जैसे इंटरनेट की ग्रोथ बढ़ गई, उसी टाइप से साथ साथ साइबर क्राइम की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम इंटरनेट को लगातार चला रहे हैं। पहले आप देखेंगे 2010 के आसपास फेसबुक का लोग इतना यूज़ नहीं करते थे। अब आज की डेट में हर बंदा फेसबुक के साथ कनेक्टेड है, हर बंदा व्हाट्सएप, फेसबुक और ऑनलाइन एक्टिविटी में मैक्सिमम हो रही है। जहाँ तक कि हमारा बैंक की ट्रांजैक्शंस का भी लेन देन ऑनलाइन ही हो रहा है। तो उससे साइबर क्राइम की हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, क्योंकि हम इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हम पूरे वर्ल्ड से एक टाइम पे कनेक्टेड हैं। तो इसलिए साइबर क्राइम की ग्रोथ बढ़ती जा रही है डे बाय डे। जी अमित जी, आपने साइबर क्राइम से जुड़े हुए कई केस रिजॉल्व भी किए हैं। किस तरह की समस्याएं आती हैं आपके पास? साइबर क्राइम से जो बेसिक केस हमारे सामने आते हैं, वो केसेस आते हैं कि बैंक अकाउंट फ्रॉड्स के आगे, या फिर पेटीएम के आगे, या फिर क्रेडिट कार्ड के आगे, डेबिट कार्ड के आगे, इस टाइप के केसेस सामने ज़्यादा हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, अपने आप से अवेयर नहीं है, हमें साइबर की अवेयरनेस है ही नहीं। हम किसी को भी एक सिंगल फ़ोन पे अपने पासवर्ड्स बता देते हैं, अपने OTPs बता देते हैं, और कहाँ तक हम लोग सीमित अपने आप को कहाँ तक बचा सकते हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि भारत की जो है रेशो है, ग्रोथ रेट है साइबर क्राइम का, बहुत ऊपर जा चुका है। पहले भारत जो था बहुत पीछे था साइबर क्राइम में, लेकिन अब बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि लगातार लोग इंटरनेट के टच में हैं, इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं, और अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है साइबर क्राइम को लेके। जी अमित जी, क्या आप मानते हैं, देखिए सरकारों की ओर से या बैंक्स की ओर से लगातार एडवाइजरीज जारी की जाती हैं, कई बार SMS के जरिए, कई बार कॉल्स के जरिए बताने की कोशिश होती है कि कोई भी अगर आपसे आपकी निजी जानकारी मांगे, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे, आप उसे ना दें, क्योंकि बैंक्स कभी भी अलाउ नहीं करते। बावजूद इसके लोग अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करते हैं और उसके बाद धोखाधड़ी होती है, पैसे उड़ा लिए जाते हैं बैंक से। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है कि बैंक्स में जो भी हमारा पैसा होता है वो है सिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड करके रखा जाता है। उसके ऊपर एक इंश्योरेंस लागू होती है। तो लोगों को अभी तक इसलिए इस चीज़ का दुख नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्या है कि अपने OTPs खुद बता देते हैं और पैसा चला जाता है। विदिन 24 आवर्स उसकी कंप्लेंट करके उनको पैसा सारा का सारा बैंक उल्टा दे देती है। हमें थोड़ा सा खुद को अवेयर करना पड़ेगा, खुद को हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं और कितने हम लोग अवेयर हैं। किसी को भी अपनी निजी जानकारी ना दें, ऑनलाइन कुछ भी ऐसा काम ना करें कि जिससे कि हमारी प्राइवेसी पर ही एक बंधन पड़ जाए उसके ऊपर। जी अमित जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए मध्य प्रदेश से, ऋषभ नाम है इनका। ऋषभ, आप अपना सवाल रख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैडम, मुझे ये जानकर चाहिए था जो कि अभी अर्निंग वाले एप्लीकेशन आते हैं जी, तो उनके बारे में जानना था। जो कि ये बोलते हैं कि आप शेयर करो अपने फ्रेंड से, आपको इतना पैसा मिलेगा। यह सारी की सारी चीज़ें फेक होती हैं, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के इधर हैकर्स ने या क्रैकर्स बोलो, इनका क्या है कि ये लोग कोई ना कोई आपको लालच देके अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, और हम लोग लालच में ही फंस के अपने पैसे को गवा बैठते हैं, और लालच में ही आके हम लोग सीधा अपने OTPs दे देते हैं, जब अपने अकाउंट के पासवर्ड्स दे देते हैं, और हम अपने अकाउंट से अपने पासवर्ड से किसी भी चीज़ से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए आपसे यही कहना चाहूँगा, किसी भी लालच में ना आइए, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है लाइफ में। मेहनत करोगे तो उस चीज़ का आउटपुट आएगा, अदरवाइज कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है। तो कोई भी आपको अगर लालच दे देता है किसी भी प्रकार का, तो वो फेक है। जी एक और दर्शक है अनिल छत्तीसगढ़ से। जी अनिल, बताएं अपनी बात। फिलहाल संपर्क टूट गया है। तो अमित जी, हम लगातार उन घटनाओं पर जिक्र कर रहे हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं साइबर क्राइम के ये मामले। सबसे सॉफ्ट टारगेट समझा जाए बैंक्स ही होते हैं और बैंक से पैसे उड़ा लिए जाते हैं। आजकल बेहद प्रचलित ये हो गया है, क्योंकि आजकल जो चोर हैं वो घरों में डाका नहीं डाल रहे हैं, बल्कि मोबाइल फ़ोन के जरिए, हैकिंग के जरिए वेबसाइट्स हैक करके बैंक्स की अकाउंट से डिटेल्स लेते हैं, डेटा चोरी करते हैं और फिर पैसे उड़ा लेते हैं। सबसे बड़ी बात है आजकल की, हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें हमारा पैसा सेफ नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी के साथ भी कोई भी घटना घटित हो सकती है कि उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाए। अगर OTPs नहीं भी दिए तो भी। सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ आज के टाइम पे ये जो फ़ोन है, ये हम एक प्रकार का बॉम्ब अपने साथ लेके चल रहे हैं। ये फ़ोन इतना डेंजरस है कि हम इसके थ्रू सारी कन्वर्सेशन अपनी लाइव देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कोई भी हैकर हमें हैक करके इसके थ्रू हमारी एक निजी जानकारी, छोटी सी छोटी जानकारी को भी प्राप्त कर सकता है। सुधीर जुड़ गए हमारे साथ, एक दर्शक। जी सुधीर, बताएं क्या सवाल है आपका?
ये मैम जो फेसबुक पे और ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि जी। आपका लोन ये मंजूर हो गया है, तमाम ऐसे ऐसे आते हैं, नंबरों से भी आते हैं। जी। इनमें अगर धोखा हो जाता है, किसी ने उसको लिंक कर दिया, लिंक लिखते हैं, इस पे लिंक करें, आप 50 GB फ्री पा रहे हैं, हाँ इसके लिए क्या किया जा सकता है? जी अमित जी, ये सवाल मैं कभी-कभी आपसे बच्चे भी इसलिए लिंक कर पूछना देते चाह हैं, रही हूँ तो क्योंकि कैसे कई बैंक ऐसे अकाउंट दर्शकों है? का ये सवाल होगा। कई बार लिंक्स भेज जाते हैं कि इस लिंक पर जाकर आप पेमेंट कर दें या इस लिंक को ओपन करें, या फिर आपसे ओटीपी मांगी जाती है। इन केसेस में क्या किया जा सकता है बचने के लिए? मैम इस केसेस में क्या है कि कोई भी अगर लिंक आपके पास आता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियन होमोग्राफी अटैक। आइडियन होमोग्राफी अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें कि यूआरएल देखने में सेम होता है बट एक्चुअल यूआरएल सेम नहीं होता। जी। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके द्वारा भेजे गए लिंक पे ही क्लिक करते हैं और क्लिक करके उसी की साइड पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ डैट हमें कोई भी यूआरएल खुद से टाइप करके डालना चाहिए, उससे हमारी सेफ्टी 2 गुना और बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। एक दर्शक और जुड़ गए, आशीष जुड़ गए हमारे साथ राजस्थान से। जी आशीष, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी, इसमें क्या हुआ, एक बार वो मोबाइल मंगवाया था इसमें। आशीष थोड़ा सा तेज बोलें, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी, वो क्या हुआ इसमें, जी मोबाइल मंगवाया था एक ऑनलाइन। मोबाइल मंगवाया था आपने ऑनलाइन? ऑनलाइन मोबाइल मंगवाया था, पैसे कट गए, मोबाइल नहीं आया। हाँ बिल्कुल, ऐसे धोखाधड़ी के मामले भी अमित जी लगातार सामने आ रहे हैं, जहां शॉपिंग वेबसाइट से अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं, आता कुछ और है, क्वालिटी खराब होती है, कई बार पेमेंट्स कर लिए जाते हैं, उसके बावजूद ऑर्डर नहीं मिल पाता है। ऐसे मामलों में क्या कर सकते हैं दर्शक? साइबर क्राइम में इसकी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन हम कुछ भी परचेस करते हैं तो आजकल सामने ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक तो हमें ऑनलाइन रिफर्बिश्ड माल बेचा जा रहा है जो कि पहले से ही रीपैक होके माल आ रहा है, और कुछ केसेस में ऐसा आता है कि हमारे पास भेजा कोई और चीज़ है और हमने उसको इधर ऑर्डर कोई और चीज़ की है। जी। तो इस टाइप के मामलों में मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग ऑनलाइन ना परचेस करके खुद एक शॉप पे जाके अगर उस चीज़ को परचेस करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन जो है इस टाइम फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादातर लोग अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बना के उसके ऊपर शॉपिंग पोर्टल ओपन करके कोई भी चीज़ बेच देते हैं और ना पैसा कमाने का एक जरिया हो गया, फ्रॉड करने का एक तरीका हो गया। जी एक दर्शक और जुड़ गए, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बिहार से बोल रहे हैं। जी इरशाद बताइए। तो मेरे पास कॉल आया था, वो लोग बोल रहे थे कि आरबीआई से कॉल किए हैं और वो बोल रहे थे 1 करोड़ ऐसे कुछ करके मेरा पैसा कट गया था। आपने क्या किया था कि आपके पैसे कट गए थे? नहीं, वो लोग बोल रहे थे ना कि 1 करोड़ लॉटरी लगा है, हाँ आप 10,000 रुपया भेजिए। जी, आप प्लीज वॉल्यूम कम कर लें अपने टीवी सेट का। ये हमारे सामने लगातार केसेस आते जी, हैं, जी। लॉटरी के स्कैम्स और कौन बनेगा करोड़पति के स्कैम्स, इस टाइप के स्कैम्स बहुत आते हैं। कोई भी ऐसी फेक कॉल्स आती हैं तो उनको पहले वेरीफाई किए बिना आप कभी भी अपना कोई भी ओटीपी ना दें, या कोई भी वो अगर आपको लिंक भेजते हैं उसको स्कैन ना करें, क्योंकि ऐसे लिंक को स्कैन करने से या फिर ओटीपी देने से आजकल मैक्सिमम केसेस में पेटीएम हो गया या फोन पे हो गया या कोई भी ऐसी ऐप होगी, आपके यूपीआई के थ्रू बैंक अकाउंट लिंक्ड होते हैं। लिंक होने से क्या है कि आपका पूरा का पूरा अकाउंट सामने वाला एक अटैकर खाली कर सकता है इस केस में। जी बिल्कुल, और ऐसे ही तमाम सवाल आप पूछ सकते हैं अपने लीगल पॉइंट में, हम आपको उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मौजूद हैं अमित जी। अमित जी, एक सवाल मेरा भी है कि जिस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट्स का भी चलन जो है वो बढ़ा है, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स के जरिए हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिस तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, वहाँ पर भी किस तरीके से पेमेंट्स ली जाती हैं और वहाँ धोखाधड़ी होती है, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। उन केसेस पर रोकथाम कैसे लगे, क्योंकि तमाम कोशिश के बावजूद वो फेलियर साबित हो रहा है? मैम बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा जाल है कि यहाँ पे विश्व के सारे लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हम नहीं जानते हमारे साथ कौन कनेक्टेड है और वो सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, हमें नहीं पता उस चीज़ का। तो हम लोग क्या करते हैं, जब तक पूरा वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक हमें कोई ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी इन्फॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंचानी चाहिए कि जो कि हमारे लिए ही हानिकारक सा साबित हो। ऑनलाइन क्या है कि आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कम से कम आपकी पेमेंट हो, ताकि इन केस कोई लॉस ऐसा होता भी है तो आपका कम से कम पैसा जाए। क्योंकि ऑनलाइन आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा वर्ल्ड है
जहाँ पे कि कौन आपके सामने है, डार्क वेब से है या नॉर्मल है। डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की टोटल के टोटल हैकर्स हैं और सारी इलीगल कंटेंट इधर अवेलेबल है। तो इसलिए ऑनलाइन जो है साइबर सुरक्षा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला पर्सन कौन है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें खास ख्याल रखें इस चीज़ का। हमारे साथ बीकानेर से एक दर्शक जुड़ गए, धर्मपाल जी। धर्मपाल बताएं। सर मेरे पास ना ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, जैसे इंग्लिश में ही आते हैं पूरे के पूरे, और ये बोलते हैं कि आप अपना नंबर दो, और फिर नंबर लेते हैं, फिर ओटीपी भी भेजते हैं, लेकिन वो पता नहीं होता करते क्या है, उसके बारे में कोई बताएंगे। और ये ना हमें ईमेल आईडी के बारे में पूछते हैं, तो क्या करना चाहिए उस कॉल के लिए? ये बेसिकली जो चीज़ आप बता रहे हैं ये एक बॉम्बिंग होती है, इसको एसएमएस बॉम्बिंग बोलते हैं। एसएमएस बॉम्बिंग से क्या है कि आपके पास डिफरेंट ओटीपी आते होंगे, अमेज़ोन का, फ्लिपकार्ट का या जोमेटो का, कहीं ऐसे इधर ओटीपीज आते होंगे आपके पास। ये चीज़ क्या ना होती है कि एक जस्ट बॉम्बिंग के लिए ना होता है ताकि आपके फ़ोन को हैंग किया जा सके। अगर एक साथ वो 500 से 600 अगर एसएमएस शूट कर देते हैं तो आपके फ़ोन पे एक साथ 600 एसएमएस आ जाएंगे और सारे ओटीपीज आएंगे अलग अलग कंपनीज के, तो उससे आपका फ़ोन हैंग होने के चांसेस है और आपका फ़ोन हैक होने के भी चांसेस है उससे। जी एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ पलामू से, देव कुमार जी। देव कुमार बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि जब हम साइबर क्राइम में ठगे जाते हैं जी तो जो हमारा पैसा लोग ठग लेता है, उसका रिकॉर्ड जब पुलिस के पास, बैंक के पास होता है, हाँ। तो फिर मेरा पैसा रिकवरी होने में कितनी संभावना है, या मतलब कब तक हो जाएगा? देखिए इसमें क्या है कि कई केसेस हमने देखे हैं, हमारे सामने कई केसेस आते हैं। बिहार में एक गांव है झड़ोदा नाम से, तो उस गांव में क्या है कि जो इधर अटैकर्स हैं पीपल के पेड़ के नीचे लैपटॉप्स लेके बैठे हुए हैं और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के अपना एक पूरा बिजनेस प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, जो कि सिर्फ कॉल करके इधर ओटीपीज मंगाते हैं और ना लोगों के पैसे इधर बैंक अकाउंट्स खाली करते हैं। तो कई बार इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टाफ भेजने पे भी क्या है कि लोकल पुलिस का समाधान ना मिलने से वो लोग पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है। और अगर कभी कोई हाथ लग भी जाता है आदमी, तो अगर उसने पैसा आपका खर्च कर दिया तो रिकवरी के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो उन केसेस में पैसा नहीं भी मिल पाता, कई बार मिल भी जाता है। अमित जी, साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए साइबर एक्ट है 2000 का, और इसके बाद जो 2008 में अमेंडमेंट किया गया था इसमें, आज के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप इसे कितना कारगर मानते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग एक्ट्स हैं ये? एक्चुअली साइबर क्राइम का जो एक्ट है बहुत अच्छा बना हुआ है। 66A, 66B, 66C, कई ऐसी धाराएं बनी हुई हैं इसके ऊपर, अंडर सेक्शन 304 IPCC के तहत भी। तो लेकिन क्या है कि साइबर क्राइम पे लॉ तो बहुत है, लेकिन क्या है कि साइबर क्राइम जब तक प्रूफ ना हो जाए तब तक वो लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो जब तक एप्लीकेबल नहीं होता तब तक उसको कानूनन सजा नहीं मिल पाती। तो इसको एप्लीकेबल कराने के लिए वो प्रूफ करना ही एक हमारे भारत में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि कोई भी नोडल ऑफिसर सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं होता। कोई भी मीन्स से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती प्रॉपर चैनल से। अगर कोई फेसबुक से ही क्राइम हो जाता है तो फेसबुक के नोडल ऑफिसर कोई मेल भेजेंगे तो 1.5 महीना 2 महीने तक रिप्लाई नहीं आएगा, जिससे कि पूरा का पूरा केस ठप पड़ जाता है। जी, अगर एक व्यक्ति जिसके पैसे साइबर क्राइम का हिस्सा बन चुके हैं और उसके पैसे उड़ा लिए गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके, हैकिंग करके या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स का गलत इस्तेमाल करके, तो वो क्या व्यक्ति आश्वस्त रह सकता है, उसके पैसे एक वक्त तक आ सकते हैं वापस, या फिर उसे उम्मीद खत्म हो जाती है उसकी? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो चुकी है तो आप उस पैसे की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या है कि जब तक वो केस का खुलासा होगा, जब तक विक्टिम जो है सामने आएगा, तब तक हो सकता है उसने आपके पूरे पैसे खर्च दिए हों या कहीं यूज़ कर लिए हों। अगर हम उसको पकड़ भी लेते हैं, अगर स्टाफ उसको पकड़ के भी ले आता है, उसके पास से रिकवरी ही नहीं हो पाती, तो हम लोग उसका क्या है कर लेंगे, लास्ट तो वही है, उसको जेल में डालना पड़ेगा। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो जेल में डाल के भी आपके पैसे तो नहीं मिल पाएंगे उस चीज़ से। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सीतापुर से, महेश मिश्रा जी। जी महेश मिश्रा जी, बताइए क्या सवाल है आपका? फिलहाल संपर्क टूट गया, इनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश रहेगी। और इसी बीच आप लगातार फ़ोन कर सकते हैं, साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आपके सवालों का जवाब मिलेगा। आपके साथ अगर कैसी साइबर अटैक की कोई घटना हुई है, साइबर क्राइम हुआ है, तो आप उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों तक ये संदेश पहुँचे। और हमारा ये कार्यक्रम जागरूकता के लिए ही है, ताकि लोग जागरूक हों, समझें कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर अटैक से बचने के क्या उपाय हैं। अमित जी, एक सवाल मेरा ये है, साइबर क्राइम के अगर प्रकारों की बात करें कि एक जहाँ कंप्यूटर
कंप्यूटर पर अटैक किया जाता है, मोबाइल फोन्स पर अटैक किया जाता है, और दूसरा जो कंप्यूटर या सिस्टम्स को हथियार बनाया जाता है। हम इन दोनों में डिफरेंशिएशन जानना चाहेंगे आपसे। मैम, साइबर क्राइम कई तरह का ना होता है, जैसे कि प्राइवेसी वायलेशन, जी। किसी की निजी जानकारी पे, प्राइवेसी पे हार्म करना, कॉपीराइट भी साइबर क्राइम के तहत आता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी साइबर क्राइम में ही आता है। तो ऐसे कई प्रकार के क्राइम है जो कि अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जब कंप्यूटर से, जब इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, उसको नाम दे दिया जाता है साइबर क्राइम का। लेकिन जो आजकल मेन साइबर क्राइम हमारे सामने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कंप्यूटर फ्रॉड्स के हो गए, बैंक अकाउंट फ्रॉड्स के हो गए, डेबिट कार्ड फ्रॉड्स के हो गए, या फिर मोबाइल फ़ोन की हैकिंग। आजकल 90% लोग मोबाइल फ़ोन की हैकिंग से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये जो चीज़ एक मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है मोबाइल फ़ोन कि हम किसी की भी लोकेशंस, किसी की भी निजी जानकारी, किसी के भी व्हाट्सएप मैसेजेस या फेसबुक मैसेजेस या किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग्स लाइव सुन सकते हैं उसकी परमिशन के बिना। हैकर्स इसको ऐसा अपना एक टूल बना लेते हैं, इसके अंदर बिल्कुल एंटर कर जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मेरे फ़ोन में कोई ऐसा स्पाई का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है जो कि आपकी पूरी परमिशंस को ग्रांट कर देता है। पूरी परमिशंस को ग्रांट करने के बाद ये फ़ोन आपका नहीं है, आपका किसी और का फ़ोन है। हम चाहे इसको थंब लॉक से सिक्योर कर लें, चाहे पासवर्ड से सिक्योर कर लें, ये किसी भी हाल में हमारा सिक्योर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये परमिशन देते भी हम खुद हैं अमित जी। हाँ जी, परमिशन देते भी हम खुद हैं। अमित जी, एक और सवाल ये है कि अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें, वो सेफ़ नहीं है, घर में रखे सिस्टम सेफ़ नहीं है, ऑफिसेज में सिस्टम सेफ़ नहीं है, क्योंकि वेबसाइट हैकिंग्स भी हो जाती हैं, डेटा चोरी कर लिया जाता है। अगर बात हम कार्ड्स की करें, एटीएम से अगर हम पैसा निकालने जाते हैं, तो डेबिट कार्ड क्लोनिंग भी बहुत ज़्यादा एक बढ़ा हुआ क्राइम रेट है। मैम, जो डेबिट कार्ड वगैरह की बात है, आजकल जैसे कि ज़माना बढ़ रहा है, लोग डिजिटल हो रहे हैं, तो लोग डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सब यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं भी अपनी लाइफ में, मैंने भी अपनी तरफ से कोई इंटरनेट बैंकिंग नहीं ली हुई है, क्योंकि जहाँ इंटरनेट बैंकिंग कनेक्टेड होगी वहाँ पे आपके हैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इंटरनेट बैंकिंग के बिना मैं आपके साथ एक छोटा सा केस शेयर करता हूँ। एक अंकल जी थे, वो लगभग 60-65 साल की एज के ना थे। तो उनका क्या था, उन्होंने अपने टाइम पे एक हैकिंग का जोर दिया था। तो उन्होंने हैकिंग सीख के क्या किया था, लोगों के अकाउंट में से 1-1 रुपया हर महीना ट्रांसफ़र करते थे। 1 रुपया ट्रांसफ़र करके वो अपने अकाउंट में उन्होंने कम से कम 1-1.5 करोड़ अकाउंट हैक कर लिए थे। तो अपने अकाउंट में हर महीने 1 रुपया ट्रांसफ़र करते थे। और जनरली आपके अकाउंट से 1 रुपया माइनस होगा तो आप एकदम इग्नोर कर देंगे कि कितना SMS चार्ज कट गया या कोई और चीज़ होगी। लेकिन उसी के विपक्ष में एक और अंकल जी थे, वो 1-1 पैसे का हिसाब नोट डाउन करके चलते थे। उन्होंने कंप्लेंट करी बैंक में सामने ये चीज़ सामने आई कि इंटरनेट बैंकिंग से आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, 1 रुपया हर महीने ट्रांसफ़र हो रहा है। उन्होंने ज़्यादा जोर डाला कि ना मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग है लेकिन मैं यूज़ नहीं करता। तो सामने खुलासा आया, तो वो थाने में ना पहुँचे, थाने में मेरे पास केस पहुँचा। तो मैंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया, तो मेरे सामने ऐसे कई अकाउंट्स आए जिनके कि सेम प्रोसेस में 1-1 रुपया हर महीने माइनस हो रहा है अकाउंट में से। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमारे सामने चीज़ आई, तो 1 से 1.5 करोड़ मीन्स अकाउंट हैक हो रहे थे। उनके अकाउंट में से हर महीने 1-1 रुपया माइनस हो रहा था, जो कि नॉर्मल आदमी इग्नोर कर देता है। तो इस टाइप से हैकिंग के कई चीज़ें सामने आई थी जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ होती है। जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और ज़रूर सबक लेने की ज़रूरत है हमें इन केसेस से। एक और दर्शक जुड़ गए वाराणसी से हमारे साथ, रमेश मिश्रा जी। जी बताएं। नमस्कार जी, बताएं रमेश जी। हाँ मैम, जो है हम यूपी पुलिस में कार्यरत हैं बनारस में जी। और हमें एक छोटी सी मकान जो है दिखी थी, जिसकी वजह से मैं बैंक में बात किया था, लेकिन बैंक मैनेजर का पूरा नाम ना जान करके हम अपने जो है लोनी के लिए आधार कार्ड दिए थे, जो है वो उसका फोटो कॉपी कह के दे दीजिए और फिर हम आपका लोन करा देंगे। हमें फोन पे कॉल आया कि मैं सौरभ श्रीवास्तव बोल रहा हूँ बैंक का, इसे पता करके कि बैंक मैनेजर सर, हमसे वो मांग लिया वो OTP, हम फोन तो कर लिए सब कुछ, फिर बाद में हम अपने ग्राहक सेवा से जो है जब पता किए तो कहे कि आपने गलत कर दिया, तत्काल उसको बंद कराइए। हाँ मैम, हेलो। जी जी बिल्कुल, आपका सवाल हमने सुना। जी सर, तो फिर हम जो है ग्राहक सेवा को फोन करके अपना जो है वो बंद करा दिए, जो है ATM का सब कुछ बंद करा दिए। उसके बाद भी जैसे 1 लाख रुपया हमारा काट दिया तत्काल जो है, फिर दूसरे दिन हमारा जो है 47,000 हजार रुपया काट दिया दूसरे दिन। 24 घंटे बाद ये कैसे हुआ मैम, जो है हमारे जबकि बैंक को हम सूचना भी दे दिए थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हम FIR भी कराए सारनाथ थाने में, बनारस की सारनाथ थाने में, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मुकदमे को जो है फिर एक्सपंज कर दिया गया। सर, मेन प्रॉब्लम क्या है कि साइबर क्राइम के केसेस है, अभी हमारे यहाँ पे
कुछ साइबर थाने ओपन हुए हैं, साइबर क्राइम सेल्स ओपन हुए हैं, लेकिन उनके पास भी ऐसी तकनीक नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है, जब नोडल ऑफिसर्स उनको भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पा रहे कि वो एकदम अच्छे लेवल पे जाके एकदम उस चीज़ की जांच कर सके। तो हमारे सामने कई ऐसे केसेस आते हैं जो कि हम दिल्ली पुलिस को, पंजाब पुलिस को, हरियाणा पुलिस को सपोर्ट देते हैं। इसके लिए हमने अपना एक NGO भी बनाया है, अखिल भारतीय साइबर सुरक्षा संगठन। तो उसके तहत में हम लोग कई केसेस को ऐसे इधर अंजाम देते हैं। लेकिन मेन दिक्कत क्या आती है कि हम लोग खुद ही जागरूक नहीं हैं। अभी पीछे का एक केस है, मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के पास एक पेपर आया कि आपको इतने पैसे फ्री मिलेंगे, बैंक में ना जाइए, इस पेपर को ना दीजिए। अब लोग बैंक में ना गए, लोग उसके ऊपर पढ़ते भी नहीं है। हम लोग एक भारत देश के नागरिक हैं, इतने तो हम लोग पढ़े लिखे हैं जब पढ़ सकते हैं। लोग उस पेपर को लेके बैंक में ना गए और बैंक में ना उस एप्लीकेशन को ना दिया। एप्लीकेशन में क्या साफ साफ मेंशन था कि मैं अपना फ़ोन नंबर चेंज करके इस फ़ोन नंबर पे अपना बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ। तो लोगों ने उस पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके अपने देते गए अकाउंट में, और अकाउंट में देते ही उनके फ़ोन नंबर चेंज हो गए, इधर हैकर के फ़ोन नंबर एडिट होते गए और उसने उनका अकाउंट पूरा का पूरा खाली कर दिया। मतलब हम इतनी भी अवेयरनेस नहीं लेके चल रहे तो हम लोग अपने आप को कहाँ तक सेव कर पाएंगे। बिल्कुल अमित जी, बहुत सही बात आपने कही। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा माध्यम है साइबर क्राइम से बचने का, इन अटैक से बचने का। अमित जी जुड़े आप तमाम जानकारियों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और इसी के साथ लीगल पॉइंट में आज के लिए फिलहाल इतना ही।